अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए खालिक, रहमत नाजिल कर मोहम्मद और उनकी आल पर। बच्चों, क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं अपने बच्चों के पास हाजिर हूं। अच्छा, लेक्चर नंबर 12 का लास्ट पैराग्राफ रह गया था हमारा, तो जरा हम उसको पढ़ लेते हैं। वो ये था कि प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में पानी के जम जाने का खतरा है, और अगर पानी जम गया, उसकी आइस की क्रिस्टल्स बन गई, तो बेटा वो छुरियों का काम करेंगी और वो इर्द गिर्द के सारे ऑर्गेनेल्स को फाड़ फूड़ के चीर के रख देंगे। तो वो प्लांट्स जो रहते हैं कोल्ड रीजन्स में, जैसे ओक्स, मैपल्स, रोजेस, इनके अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह अडेप्ट किया है कि वो अपने साइटोप्लाज्म में सल्यूट्स की कंसंट्रेशन या सल्यूट्स की कंपोजिशन ऑफ द सेल्स के अंदर चेंज ले आते हैं। बेटा याद रखें, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेरा बच्चा जो सॉल्यूशंस होती हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं होगा, 0 से कम होगा। यही वजह है कि वो अपने साइटोप्लाज्म में सॉल्यूशंस बना लेंगी और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ा लेंगे, ताकि वो उनका जो साइटोजोल है वो सुपर कूलिंग के बावजूद भी उसमें आइस फॉर्मेशन ना हो। अच्छा, ऑल्दो आइस क्रिस्टल्स में फॉर्म इन द सेल वॉल्स, उससे सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग है। तो जनाब, आज का लेक्चर है कि एनिमल्स ने क्या मैकेनिज्म्स हैं एनिमल्स के अंदर। तो मैकेनिज्म्स इन एनिमल्स, मैकेनिज्म्स इन एनिमल्स, बॉडी हीट, इनकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। हम एनिमल्स के यहाँ बकरी का बच्चा पकड़ो, आपको गरम गरम लगेगा। तो जो है बेटा, तो पता ये लगा कि जनाबे अली बॉडी हीट प्रोडक्शन है हमारे अंदर। क्या हम बाहर अगर गर्मी हो तो हमारी बॉडी उस गर्मी को गेन कर लेगी? क्या एनिमल्स का जिस्म जो है वो किसी गर्म एनवायरनमेंट में हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट गेन करता है? और क्या अगर हम किसी ठंडी जगह खड़े हुए हों तो क्या हमारी बॉडी की हीट ठंडे एनवायरनमेंट में चली जाएगी? क्योंकि हमने तो सीखा है कि हीट हमेशा ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन्स, या जो भी है, मुझे नेम नहीं याद आ रहा क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं। तो पता लगा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट ट्रांसफर हो जाती। तो हम ये पढ़ने लगे हैं कि मैकेनिज्म्स इन एनिमल्स क्या है। मेरा बच्चा, पॉइंट 1, temperature of an animal depends upon the rate of change of body heat. एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। पुत्र, अगर मैं कोई चीज बोल्ड कर दूं और उसको अंडरलाइन करूं तो आपने भी उसको अपनी किताबों में अंडरलाइन करना है। कहता जनाब, एनिमल का बॉडी का जो टेम्परेचर है, मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो डिपेंड करता है मेरी बॉडी के रेट ऑफ चेंज
रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। इसका क्या मतलब है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट का क्या मतलब है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट से मुराद है कि मैं अपनी बॉडी में कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता हूं। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, मेरी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन रेट क्या है? क्या मेरी बॉडी ज्यादा, मेरा मेटाबॉलिज्म क्या इतना तेज है कि मेरे अंदर हीट बन सके, या मेरा मेटाबॉलिज्म कम है और हीट प्रोडक्शन कम है? तो बेटा कोई बॉडी, कोई एनिमल की बॉडी कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकती है। नंबर 2, रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन कितना है किसी बॉडी में, कि कोई बॉडी बाहर के टेम्परेचर को, बाहर की हीट को किस कदर गेन कर सकती है, इस पर भी डिपेंड करता है। उस जानवर की बॉडी का टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। तो किसी जानवर की बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि उसमें किस हद तक हीट प्रोड्यूस हो रही है। किसी जानवर की बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सटर्नल हीट गेन करता है। और नंबर 3, उस जानवर की बॉडी का टेम्परेचर रेट ऑफ हीट लॉस पर भी डिपेंड करता है कि क्या उसके अंदर बनने वाली हीट जल्दी से लॉस्ट हो जाती है, उसकी बॉडी में से बाहर निकल जाती है। तो जी हाँ मेरा बेटा, तो टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी की हीट डिपेंड करती है नंबर 1 रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन पर, नंबर 2 रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन पर, और नंबर 3 रेट ऑफ हीट लॉस पर डिपेंड करती है। रेट ऑफ हीट लॉस पर डिपेंड करती है। ठीक है मेरा बच्चा? पुत्र, ये हीट गेन और हीट लॉस, ये जो ट्रांसफर है, दिस ट्रांसफर ऑफ हीट, बाहर से बॉडी में घुसना या बॉडी से बाहर जाना, बिटवीन एन एनिमल एंड इट्स एनवायरमेंट इज डन इन न्यूमरस वेज। इज डन इन न्यूमरस वेज। लो जी, अब देखते हैं हम हीट गेन कैसे करते हैं। मेरा बच्चा, गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं और कहीं एसी नहीं चल रहा, अब गर्मियों के दिन है, हीट गाड़ी में एंटर तो हो रही है बाहर की, ठीक है? सूरज की जब किरणें पड़ती हैं गाड़ी पर, तो आपने देखा होगा अगर गाड़ी बंद हो और उसके शीशे चढ़े हों तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है बेटा। आने वाली हीट अंदर घुसेगी, लेकिन टकराकर वापस जाने वाली, उत्तर वापस जाने वाली हीट को इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन कहती है। बेटा अगर इर्द गिर्द गर्म फर्श है या गर्म दीवारें हैं घर की, अल्लाह अकबर, पुत्र वो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर घुसेंगी और हमारी बॉडी को एकदम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और हम लोग कहेंगे भाई इस कमरे में, इस जगह बड़ी गर्मी है। नंबर 2, डायरेक्ट सनलाइट में खड़े हो जाओ आप, तो बेटा डायरेक्ट टेम्परेचर बॉडी का राइज होगा, डायरेक्ट बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। इजी मेरा बच्चा? और तीसरा है जी कि रिफ्लेक्टेड सनलाइट अगर कहीं से पड़ रही है, तो नंबर 1 इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, नंबर 2 डायरेक्ट सनलाइट, नंबर 3 रिफ्लेक्टेड सनलाइट। अगर आप किसी शीशे के आगे खड़े और शीशे के ऊपर सूरज की लाइट पड़ रही है और उस लाइट की रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ रही है, तो तब भी क्या होगा, ये हीट बॉडी के अंदर घुसेगी। तो कह रहा है हीट इनटू द एनिमल। तो ये वो 3 सोर्सेज हैं जिससे हीट एनिमल की बॉडी के अंदर जाती है बेटा, और एनिमल हीट गेन करता है। इसलिए हम सर्दियों में डायरेक्ट सनलाइट में बैठते हैं,
ठीक है, या किसी गर्म जगह में बैठते हैं जहां पर हीट आई हुई है, ट्रैप हुई हुई है, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन वहां पर मौजूद है, या रिफ्लेक्टेड सनलाइट में बैठे हैं, जबकि मेरा बच्चा वेर एज रेडिएशंस हमारे जिस्म में से पुत्र मुसलसल हीट की रेडिएशंस निकलती हैं, या फिर आजकल हमें पसीना आता है, वो पसीना जब इवेपोरेट होता है, तो जब वो पानी इवेपोरेट होता है पुत्र, वो हमारी हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है, तो पानी खुद गर्म होकर उड़ गया और हमारी बॉडी को ठंडा कर गया, पसीने का पानी। तो पता लगा रेडिएशंस एंड इवेपोरेशन ट्रांसफर्स हीट आउट टू द एनवायरनमेंट। तो पसीने की इवेपोरेशन और हमारे जिस्म के अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस हमें ठंडा कर गई, हमारी हीट लॉस हो गई। ओके पुत्र, और अब हम पढ़ने लगे हैं टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। पुत्र जी, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, बेटा अजलों से साइंटिस्ट टेम्परेचर की बुनियाद पर एनिमल्स को क्लासिफाई करते आए हैं, उनके ग्रुप्स बनाते आए हैं। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड क्लासिफिकेशन। एनिमल्स डील्स विद वेरिएशन इन द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनिमल टू एनिमल उनकी जो टेम्परेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है मेरा बेटा। तो हम पढ़ने लगे हैं कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट एनिमल्स की बात हो रही सारी। ओके जी, अच्छा फिर एनिमल्स, अच्छा ये देखो अब जरा, एनिमल्स में भी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क है, लेकिन बुक में इस लाइन का मतलब है कि एनिमल्स बेचारों उनका वास्ता पड़ता रहता है कि एनवायरनमेंट में ठीक ठाक थर्मल चेंजेस आती रहती, उनके एनवायरनमेंट में ठीक ठाक थर्मल चेंजेस आती रहती। सो एनिमल्स डील विद वेरिएशन इन द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो उनके एनवायरनमेंट में थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की वेरिएशन आती रहती है। और रिमेंबर दैट सारे एनिमल्स भी सेम नहीं है बेटा, एनिमल्स की भी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में डिफरेंट है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पुरानी क्लासिफिकेशन की गई, उसमें दो ग्रुप्स बनाए गए मेरा बच्चा। एक है पोइकिलोथर्म्स और दूसरे है मेरा बेटा होम्योथर्म्स। कौन से थर्म्स? होम्योथर्म्स। मेरे बच्चों, पोइकिलोथर्म्स, दीज आर द एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है, जिनका बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है मोर और लेस विद द एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब उत्तर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हवा में मौजूद हैं यानी टेरेस्ट्रियल हैं, या वो पानी में मौजूद हैं दैट इज एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं कि अगर इनके सराउंडिंग, एम्बियंट का मतलब सराउंडिंग, अगर उनके एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि एयर और वाटर के टेम्परेचर में चेंज आएगा तो उनके बॉडी टेम्परेचर में भी उसी के मुताबिक चेंज आएगा। तो ये एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एम्बियंट टेम्परेचर रखते हैं। ये अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रख सकते, इनका बॉडी टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर के साथ मोर या लेस यानी ज्यादा या कमी इनमें तब्दीली आ जाएगी। तो जब इनका एम्बियंट टेम्परेचर चेंज होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसके मुताबिक। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर एम्बियंट टेम्परेचर एयर और वाटर का बढ़ गया तो इनका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो पोइकिलोथर्म्स कौन है? विच कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर इन अ नैरो रेंज। ये नैरो रेंज में नहीं रख सकते, ये बेचारे एनवायरनमेंट के साथ इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। So these are the animals in which body temperature tends to fluctuate more or less with ambient temperature, where air or water temperatures are changed
जब एयर और वाटर के टेम्परेचर चेंज होंगे, एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज होगा, इनका बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करेगा. These animals are called poikilotherms. उत्तर जी, साइंटिस्ट ने इनकी एग्जांपल्स दी कि तमाम इनवर्टिब्रेट्स साइंटिस्ट ने कहा कि ये पोइकिलोथर्म्स हैं. साइंटिस्ट ने कह दिया ऑल फिशेस पोइकिलोथर्म्स हैं. साइंटिस्ट ने कह दिया ऑल एम्फीबियंस पोइकिलोथर्म्स हैं. साइंटिस्ट ने कह दिया तमाम रेप्टाइल्स आर कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी. लेकिन बेटा ये पुरानी तहकीकात के मुताबिक था, ठीक है. तो नई तहकीकात हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं. लो जनाब, उत्तर जी होम्योथर्म्स. बेटा फिर ना कहना खबर ना हुई, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पुत्र के. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स? व्हाट आर पोइकिलोथर्म्स, व्हाट आर होम्योथर्म्स? लो पुत्र, होम्योथर्म्स इसका उलट है. होम्योथर्म्स में क्या है? The other exposed to changing air or water temperature. कहता है ये वो एनिमल्स हैं कि अगर इन एनिमल्स के एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब अगर हवा में है या वाटर में मौजूद है, बेटा अगर इनकी सराउंडिंग्स के टेम्परेचर में चेंज आ भी गई है तो रिमेंबर दैट दीज एनिमल्स विल मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ये अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखने की कोशिश करेंगे या एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखने की कोशिश करेंगे. इन्हें होम्योथर्म्स कह देंगे. तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोशिश होती है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही अपना रखें, डिस्पाइट बावजूद इसके कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंजेस आ रही हैं. ठीक है मेरा बच्चा. तो होम्योथर्म्स क्या हैं? दी अदर से मुराद दी अदर एनिमल्स. ठीक है, कि वो एनिमल्स जो एक्सपोज्ड हैं, जिनका वास्ता पड़ रहा है चेंजिंग, तब्दील होते हुए एयर और वाटर टेम्परेचर से, लेकिन उसके बावजूद वो मेंटेन रखते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर. दोज एनिमल्स आर कॉल्ड होम्योथर्म्स. Those animals are called मेरा बेटा होम्योथर्म्स. अच्छा, ये मैंने ऊपर से कट कॉपी पेस्ट किया है और ऊपर वाली डेफिनेशन जो कि पोइकिलोथर्म्स की थी कि देर यानी these are the animals. अच्छा, ये ना इसको हम these कर लेते हैं, ठीक है, these कर लेते हैं तो ये इजी हो जाएगा. लो जी, तो पुत्र these are the animals in which body temperature do not fluctuate. पुत्र इनका बॉडी टेम्परेचर डोंट फ्लक्चुएट, डज नॉट फ्लक्चुएट. ठीक है, मोर और लेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर. एम्बिएंट क्या था? सराउंडिंग्स का टेम्परेचर से इनके बॉडी टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता. और एम्बिएंट टेम्परेचर किसका था? इनके इर्द गिर्द हवा और पानी के टेम्परेचर से अगर वो चेंज हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं. तो साइंटिस्ट ने कह दिया तमाम बर्ड्स और तमाम मैमल्स होम्योथर्म्स हैं. लेकिन मेरा बच्चा, जब इस पर तहकीकात हुई तो सेवरल डिफिकल्टीज अराइज हुई विद दिस टर्मिनोलॉजी. तो बेटा इस टर्मिनोलॉजी से कुछ डिफिकल्टीज ने जन्म दिया. वो ये था कि ऑब्जर्व किया गया कि डीप सी के अंदर, गहरे पानियों में जो फिशेस हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखती हैं सारा साल. क्यों? क्योंकि उनके इर्द गिर्द की नेचुरल सराउंडिंग्स का भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. तो ये जो ऊपर ऊपर वाली लेयर है ना सी वाटर की, वो गर्म या ठंडी होती है बेटा. तो डीप अंदर सी के अंदर कोई इतना खास टेम्परेचर चेंज पूरा साल नहीं होता. तो ये फिशेस भी अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेती हैं पूरा साल उधर. तवज्जो है मेरा बेटा? तो ये भी अपने आप को क्या रख लेती हैं? कांस्टेंट. ओके.
तो वो जो उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जनाब तमाम फिशेस पोइकिलोथर्म्स हैं, तो वो फिशेस पर पूरी तरह नहीं उतरा, वो चीज फिशेस पर पूरी तरह नहीं उतरी। डन पुत्र। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये की गई कि कुछ लिजर्ड्स हैं विच कैन कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, कुछ लिजर्ड्स हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती हैं। तो उन्होंने तो कह दिया था कि जनाब तमाम रेप्टाइल्स क्या हैं, पोइकिलोथर्म्स। अब यहां फिर ऐसा कुछ साबित नहीं हो रहा, यहां फिर कुछ ऐसा साबित नहीं हो रहा। तो पता लगा कि कुछ लिजर्ड्स ऐसी हैं, यानी कि लिजर्ड्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इजी मेरा बच्चा। तो अब लिजर्ड्स रेप्टाइल्स हैं, तो रेप्टाइल्स में भी तफरुका आ गया, ऊपर फिशेस में तफरुका आ गया और यहां पर लिजर्ड्स में तफरुका आ गया, यानी कि डिफरेंस आ गया। फिर बच्चों ऊपर वाली क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम बर्ड्स और मैमल्स होम्योथर्म्स से, यानी कि बर्ड्स, हम बर्ड्स मेरे मुंह से निकला, हम तो पंछी हैं, आजाद पंछी, खैर हम मैमल्स हैं, वो भी कैदी। लो मेरा बच्चा, न्यूमरस बर्ड्स और न्यूमरस मैमल्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर, तो उनका बॉडी टेम्परेचर वेरी होता रहता है, तो मजा नहीं आया भाई। तो देयरफॉर, लिहाजा, अ मोर वाइडली एप्लीकेबल टेम्परेचर क्लासिफिकेशन स्कीम इज बेस्ड, ठीक है जी, ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो साइंटिस्ट ने कहा कि छोड़ो परा कि बाहर के माहौल के मुताबिक ये अपने आप को कैसा रखते हैं, उसको छोड़ो परा, हम ये देखते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि कौन सा एनिमल अपने अंदर हीट प्रोड्यूस करता है। वही शुरू वाली बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट देख लेते हैं। नंबर 1 कि एनिमल्स अपने अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2, अगर हीट प्रोड्यूस करते हैं तो फौरन लूज तो नहीं कर देते, संभाल लेते हैं। एंड नंबर 3, उनका रेट ऑफ हीट गेन क्या है और रेट ऑफ हीट लॉस क्या है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए न्यू क्लासिफिकेशन आई और वो थी एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एंडोथर्म्स क्या मेरा बच्चा, एंडोथर्म्स क्या मेरा पुत्र, एंडोथर्म्स। लो जी, एंडोथर्म्स कौन है? हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस animals that generate their own body heat through heat production, वो एनिमल्स जो अपने जिस्म में खुद हीट प्रोड्यूस करना जानते हैं, वो एनिमल्स जो अपने जिस्म में खुद हीट को प्रोड्यूस कर लेते हैं एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, जिस तरह हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो नतीजे में हीट निकलती है। अब वो हीट बाय प्रोडक्ट है, उसका कोई यूज तो नहीं है, लेकिन हम उसको एज अ बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, अपने अंदर हम हीट बना रहे हैं, ठीक है, तो हीट निकलती है जनाब। प्रोडक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक, तो दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंडोथर्म्स। तो कौन होते हैं एंडोथर्म्स? एंडोथर्म्स की डेफिनेशन मेरे साथ याद करो, एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट। हाउ? थ्रू हीट प्रोडक्शन। कैसे? एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, यानी कि उनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान हीट प्रोड्यूस हो रही होती है साथ। इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी साइंटिस्ट ने। दिस इंक्लूड फ्लाइंग इंसेक्ट्स, सम फिशेस, सम की बात हो रही बेटा, ऑल उन्होंने नहीं कहे, बर्ड्स एंड व्हाट, मैमल्स। तो हम लोगों में, बर्ड्स में, सम फिशेस में और फ्लाइंग इंसेक्ट्स में ये खासियत है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म में हीट एक तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर पैदा करते हैं
और नंबर 2 पुत्र, उस हीट को हम अपनी बॉडी में रिटेन भी कर लेते हैं, जल्दी से बाहर निकलने नहीं देते। नेक्स्ट आया जी एक्टोथर्म्स। बेटा ये भी प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक हीट, लेकिन बहुत लो लेवल पर। एक तो लो लेवल पर हीट प्रोड्यूस की, और प्रोड्यूस भी की तो वो हीट फौरन भाग गई, वो एक्सचेंज हो गई किससे? विद द एनवायरनमेंट। वो हीट फौरन एक्सचेंज हो गई विद द एनवायरनमेंट। डन। तो एक्टोथर्म्स कौन है? विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल। एक तो लो लेवल पर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जितनी हीट प्रोड्यूस की वो भी एक्सचेंज हो गई क्विकली विद द एनवायरनमेंट। वो भी एक्सचेंज हो गई किससे मेरा बेटा? क्विकली विद द एनवायरनमेंट। हाउएवर, फिर ये बेचारे क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। फिर ये अपने हीट को अपनी बॉडी के निजामात तो वर्ड ही कोई नहीं, अपनी बॉडी के निजाम को चलाने के लिए सराउंडिंग से हीट को गेन करते हैं। तो मेरा बच्चा ये एक्टोथर्म की डेफिनेशन थी। अच्छा, इसकी एग्जांपल आ गई जी मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स। फिर देखा इन्होंने बड़ी एहतियात बरती, इन्होंने ऑल नहीं बोला, मोस्ट। ऊपर सम फिशेस चूंकि हो चुकी थी, तो बाकी मांदा फिशेस क्या है? एक्टोथर्म्स हैं। ठीक है, कि हीट बनाई और फौरन सराउंडिंग में उड़ा दी, और फिर इर्द गिर्द से हीट लेते फिरे। एम्फीबियंस मेरा बच्चा। एंड व्हाट? रेप्टाइल्स। तो आप समझ लो कि ये जो मोस्ट का वर्ड है ये इन सब के साथ है। मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट फिशेस, most amphibians, most reptiles are in this category. इसी मेरा बच्चा। अगला आया हेट्रोथर्म्स। क्या मेरा बच्चा? हेट्रोथर्म्स। पुत्र हेट्रोथर्म्स ये ना कभी एंडोथर्म्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ठीक ठाक अपने अंदर हीट बनाते हैं, तो कभी एक्टोथर्म्स बन जाते हैं कि बहुत ही लो कंटेंट ऑफ हीट बन रहा होता है और फौरन डेसिपेट भी हो जाता, मतलब एनवायरनमेंट में खारिज हुई थी। These are those animals who are capable of varying degrees of endothermic heat production। तो कभी ज्यादा तो कभी बहुत कम, तो ये कोई इनका कोई फिक्स निजाम नहीं है। But generally do not regulate their body temperature within a narrow range। तो ये भी अपना body temperature within a narrow range नहीं रख पाते। एग्जाम्पल बेटा हमिंग बर्ड, जो कि दुनिया की सबसे छोटे साइज की बर्ड है, और बैट्स। इसकी ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हेट्रोथर्म्स हैं। क्या है मेरा बच्चा? हेट्रोथर्म्स। ठीक हो गया। और अब हम आगे किस पर? रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स और एंड एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह एनिमल्स हीट एक्सचेंज को रोकने की कोशिश करते हैं। रेगुलेशन से मुराद कंट्रोल, कि बाहर की हीट अंदर ना बढ़ाए और अंदर की हीट बाहर ना निकल जाए। इसको कैसे रेगुलेट करते हैं एनिमल्स, तो हम पढ़ने लगे। तो जनाबे अली, एनिमल्स यूज डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट निजाम इस्तेमाल करते हैं फॉर सच रेगुलेशन, कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें, हीट लॉस और गेन को कंट्रोल कर सकें, हीट लॉस ना होने दें, हीट गेन ना होने दें। एंड दीज आर ऑफ, कहता है कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं एनिमल्स की, कुछ फिजियोलॉजिकल हैं, तो कुछ बिहेवियोरल हैं। स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियोरल। तो बुक में स्ट्रक्चरल और बिहेवियोरल है। लो पुत्र, स्ट्रक्चरल चेंजेस। कुछ एनिमल्स हमने पढ़ा भी था कि बेटा वो अपनी स्किन के नीचे एक लॉन्ग टर्म चेंज करेंगे, कि सब डर्मल मतलब स्किन के बिल्कुल नीचे चर्बी बढ़ा लेंगे मेरा बेटा, अपनी बॉडी में चर्बी बढ़ा लेंगे, फैटी लेयर अपनी बॉडी में बना लेंगे सब डर्मल, और अपने आप को इंसुलेशन कर लेंगे अपने आप की।
तो ये थी नंबर 1। स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चरल में नंबर 1 लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द सबडर्मल फैटी लेयर। इसके अलावा लॉन्ग टर्म चेंजेस इन पैलेज। पैलेज क्या है बेटा? अपने जिस्म पर फर उगा लेंगे, अपने जिस्म पर हेयर उगा लेंगे। ये उनके एडेप्टेशन, उनके जिस्म पर अगर हेयर हो, फर हो, या पुत्र उनके जिस्म पर क्या हो, ये उनके जिस्म पर हो अपना वूल हो। तो मेरा बच्चा वूल, और वूल भी क्या निकालती है? वैक्स। तो वैक्स जो बनती है शीप्स में, वो वूल में मौजूद होती है। डन। तो ये उनकी बिहेवियरल एडेप्टेशन थी। उसके अलावा बेटा स्किन के अंदर प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स है। स्किन के अंदर प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स है। तो बेटा ये पसीना निकालेंगे, और जब पसीना सूखेगा तो पता है ना, वाटर एमी थोड़ी इवेपोरेट होता है, तो उसको लिक्विड से गैस में जाने के लिए अच्छी भली हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। वो हीट ऑफ वेपराइजेशन लेकर तो बेटा वो उड़ जाएगी, वो वाटर उड़ जाएगा, और हम पीछे ठंडे पड़ेंगे। तो जब पसीना सूखता है हमें ठंडक महसूस होती है। लंग्स आर मॉडिफाइड फॉर पैंटिंग। पैंटिंग का मतलब है बेटा जोर जोर से सांस लेना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आप कह लो, कि तेजी तेजी से सांस लेना। तो आपने कुत्तों को देखा होगा, या आप खुद भी अगर तेज भागो तो थोड़ी देर बाद सांस जब चढ़ जाती है, तो वो सांस इसलिए चढ़ती है कि जिस्म के अंदर हरारत ज्यादा हो गई होती है बेटा, हीट। तो जब हम पैंटिंग करते हैं, जब हम तेजी से सांस लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रीदिंग, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है। तो उससे ये होता है कि हम गर्म हवा अंदर से बाहर फेंक रहे हैं और ठंडी हवा को अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सपायर्ड एयर है, जिस हवा को हम बाहर निकाल रहे हैं, एक तो वो गर्म है, और फिर उस एक्सपायर्ड एयर में वेपर्स भी हैं। तो वो वेपर्स भी अंदर की हीट लेकर तो बाहर निकलते हैं। और इस तरह लंग्स जो हैं वो पैंटिंग करके, पैंटिंग से मुराद नंबर ऑफ ब्रीथ यानी कि ब्रीदिंग रेट बढ़ाकर बॉडी को नॉर्मलाइज करते हैं। और अगली आगे जी बिहेवियरल अडेप्टेशंस। पुत्र जी, दीज इंक्लूड moving of the animal to the environment where heat exchange between these is minimal। अब क्या होता है कि जब सर्दियां आती हैं तो कुछ बर्ड्स वहां से निकलकर गर्म इलाकों में चले जाती हैं बेटा, सर्द इलाकों से निकलकर गर्म में, उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो जी हाँ, बर्ड्स माइग्रेशन कर गई। इसके अलावा हम भी जब देखते हैं कि यार यहाँ गर्मी बढ़ी है, तो हम कोई साया ढूंढ रहे होते हैं कि जहां चले जाएं, थोड़ी सी ठंडक का एहसास हो जाए। तो पुत्र दीज इंक्लूड, इसी तरह सर्दी वाली जगह से मूव होकर हम कोई गर्म एरिया ढूंढ लेंगे। तो दीज इंक्लूड मूविंग ऑफ द एनिमल टू एन एनवायरमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज इज मिनिमल। कम से कम हीट एक्सचेंज हो। इसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, ग्राउंड के जो स्क्वेरल्स हैं, ग्राउंड स्क्वेरल्स जो हैं, वो बेटा दोपहर के वक्त अपनी खोदी गई सुरंगों में घुस जाती है बेटा। दे मूव टू बरोज इन अ मिड डे हीट। तो दोपहर की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती उनसे, और वो बेचारे अपने बरोज में चले जाते हैं ताकि हीट का एक्सचेंज मिनिमल हो। और सर्दियों में लिजर्ड्स जो हैं वो पुत्र पता लगता है कि वो हमारी तरह सनलाइट के अंदर बैठी नहीं है। दे बास्क इन द सन। बास्क का मतलब सन बाथ लेना, बास्क से मुराद सन बाथ लेना। तो लिजर्ड्स बास्क इन सन टू गेन हीट, टू गेन हीट। और तो और मैं सफारी पार्क गया तो मैंने देखा एक ऐसा शेर जो केज में अपने मौजूद था और वो सो रहा था।
तो बेटा उसके हाथ पर जब गर्मी पड़ रही, सूरज की रोशनी जब पड़ रही थी उसके हाथ पर, तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, हालांकि वो नींद में था, उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, शैडो में कर लिया। तो एनिमल्स आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज। कैसे? उसने अपना पोस्चर बदल लिया बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स। हमारा आज का लेक्चर यहां तक था। अल्लाह करीम आप सबको खुशियां अता करे, अल्लाह पाक आप सबको ढेरों ढेर सेहत दे, और अल्लाह करीम आपके माँ बाप को आपकी तरफ से कभी कोई गम आने ना दे। इसी के साथ ही आज के लेक्चर से अपने सर अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने गेबान, अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो। खुदा हाफिज।